हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे द मैन फ्रॉम अर्थ पार्ट 2। मूवी में चलने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलते हैं मूवी की तरफ। ये मूवी है द मैन फ्रॉम अर्थ हॉलोसीन। जिसने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले आप द मैन फ्रॉम अर्थ पार्ट 1 देखिएगा, फिर ये वीडियो पे आइएगा, क्योंकि उसके अलावा आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 5.3 और ये क्यों है ये हम वीडियो के अंत में जानेंगे। तो दोस्तों, ये मूवी पिछले कहानी से 10 साल बाद की है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जॉन ओल्डमैन अपना नाम फिर से चेंज किया है और इस बार उसका नाम जॉन यंग है और वो कॉलेज में कंपैरेटिव रिलीजन सिखा रहा है। अगर आपको पिछली वीडियो याद नहीं हो तो हम थोड़ा सा एक रिकैप कर देते हैं। जॉन एक 14,000 साल उम्र का इंसान है। वो हर 10 साल में अपनी आइडेंटिटी चेंज करता है। उसकी बॉडी में ऐसे कुछ हीलिंग पावर्स है जो कभी उसे एज नहीं होने देते। अगर कुछ लग जाए तो वो जल्दी से हील हो जाता है, अगर बीमार पड़ जाए तो वो ठीक हो जाता है। नेचर ने दी हुई गिफ्ट है जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई कर पाता है। तो अब चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी के पहले सीन में हमें दिखाई देता है कि एक केव मैन लकड़ी की मदद से आग जलाने की कोशिश करता है। अब ये सीन चेंज होके जॉन यंग पे दिखाई देता है, जो कि जॉन ओल्डमैन ही है। डायरेक्टर ने 10 साल वेट किया है जॉन ओल्डमैन को जॉन यंग बनाने में। इनफैक्ट ये दूसरी मूवी बनाने के लिए उन्होंने लिटरली 10 साल वेट किया था, तो हम उनको वो क्रेडिट देते हैं। ये सीन कट होके चिको म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री में पढ़ा रहे होते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को कुछ लेक्चर दे रही होती है। वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहती है और कुछ स्टूडेंट्स को वो होलोसीन ईरा के बारे में बता रही होती है। जिनको होलोसीन का मतलब नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि आइस एज के बाद जो प्रेजेंट डे तक का ईरा है उसे हम होलोसीन कहते हैं। केवमैन से लेकर आज तक हम सब सेम ही है, बस इवॉल्व हो चुके हैं। अब इंट्रोडक्शन होती है मूवी के और कुछ कैरेक्टर्स की। हमें दो स्टूडेंट्स दिखाए हैं जिसमें एक तारा और एक इजाबेल होती है। ये दोनों प्रोफेसर यंग की स्टूडेंट्स होती है। तारा को प्रोफेसर यंग पे क्रश होता है। वो दोनों जॉन से मिलने जाते हैं। इजाबेल काफी स्मार्ट होती है। तारा प्रोफेसर को कॉफी के लिए पूछती है, लेकिन जॉन उसे टाल देता है। जॉन इजाबेला को कहता है कि उसे स्टडीज के लिए कभी कोई बुक चाहिए तो वो बेकॉफ जॉन के पास आके ले सकती है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाते हैं कि जॉन पे व्रिंकल्स यानी झुर्रियां पड़ रहे होते हैं, जो एज्ड होने की मतलब उम्र बढ़ने की निशानी है। उसके बाल भी थोड़े थोड़े सफेद होने शुरू हो जाते हैं। जॉन अपने गर्लफ्रेंड से कहता है कि सल्लल्लाहु मोहम्मद भी अपने बाल डाई करते थे। यहाँ से ये पता चलता है कि शायद प्रोफेसर जॉन सल्लल्लाहु मोहम्मद से मिले हुए थे या फिर उनके कांटेक्ट में आए हुए। अब सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब इजाबेला अपनी माँ से बात बहुत रूडली कर रही होती है, जिसपे तारा उसको डांटती है। तो इजाबेला वापस फोन करके उसे सॉरी बोलती है। अब मूवी में चीको का इंट्रोडक्शन होता है, जहाँ पे वो एक फिटनेस फ्रीक दिखाया हुआ है। इसके बाद हम मिलते हैं फिलिप से। फिलिप काफी रिलीजियस होता है और उसे भगवान में मतलब जीसस क्राइस्ट में, बाइबल में बहुत यकीन होता है, कुछ कुछ एडिट की तरह। आपको याद होगा पिछली मूवी में एडिट जो एकदम रिलीजियस लेडी थी, उसी की तरह। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जॉन अपनी क्लास ले रहा होता है जो गौतम बुद्धा के बारे में होती है। लिको कहता है गौतम बुद्धा एक हिपोक्रेट है क्योंकि वो सब कुछ छोड़ने के लिए कहते हैं, उसके बावजूद वो बहुत ही मोटे थे, मतलब बहुत ही ज्यादा मोटे। तो जॉन उनसे कहता है कि क्या तुम चाइना टाउन में मिलने वाली लाफिंग बुद्धा की बात कर रहे हो? तो चिको कहता है हाँ। जॉन कहता है कि तुम मंगोलियन बुद्धा की बात कर रहे हो ना। यहाँ पे इजाबेला कहती है कि वो बुद्धा नहीं है, कि सिद्धार्थ गौतमा एक इंडियन थे। एक चाइनीज इंसान गौतम बुद्ध के पास आया, उसने बुद्धिज्म की शिक्षा ली, फिर वो अपने लोगों के पास गया और बुद्धिज्म का प्रसार करने लगा। चाइनीज ने बुद्धिज्म और टाओइज्म चाइनीज लोगों का पुराना रिलीजन है। चाइनीज लोगों ने बुद्धिज्म और डाओइज्म को मिक्स कर दिया और अपने तरीके से बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे। जो तुम स्टैच्यूज देखते हो वो एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क होते की है, जो हमेशा खुश रहा करता था। इसलिए लोग उसे लाफिंग बुद्धा कहने लगे और उसके प्रतिमाएं रखने लगे। बुद्धा तो एक रेगुलर मैन था,
जैसे कि तुम और हम। तब तारा कहती है लेकिन वो भगवान तो नहीं थे। तो जॉन कहता है कि नहीं, उन्होंने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा, वो एक नॉर्मल इंसान थे। तारा कहती है जैसे जीसस थे। फिलिप कहता है कि जीसस आम आदमी नहीं थे, वो अपने आप को भगवान का पुत्र कहते थे। फिर उनका क्रूसिफिक्शन हुआ, फिर वो वापस जिंदा हो गए। ये सब दर्शाता है कि वो अलौकिक थे या डिवाइन। जॉन कहते हैं कि ये फैक्ट तुम जानते हो या तुम्हारी इस पे आस्था है। आस्था मतलब फेथ। यहाँ पे जॉन कहता है कि जानना और आस्था होना दोनों डिफरेंट है। जानना मतलब फैक्ट्स के साथ, प्रूफ के साथ हम किसी चीज को पता करते हैं। आस्था मतलब किसी ने कही हुई चीज पे हम यकीन करते हैं, उसमें ना ही प्रूफ्स होते हैं ना ही फैक्ट्स होते हैं। ये हमारे ऊपर होता है कि हम क्या बिलीव करना चाहते हैं। क्या हम आस्था रखना चाहते हैं, एक्चुअल में जानना चाहते हैं। इजाबेला कहती है कि जीसस और गौतम बुद्ध की काफी सारी सिमिलैरिटीज है फिलोसफीज। वो दोनों कहते हैं कि हमेशा हमें दान पुण्य करना चाहिए, मतलब चैरिटेबल होना चाहिए, और कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। लीको कहता है कि बुद्धा ने कहा है कि कभी कुछ भी बिना विचार किए बिलीव नहीं करना चाहिए, लेकिन जीसस कहते हैं कि बाइबल में फेथ रखो और उसे जानो। तब फिलिप कहता है कि और एक डिफरेंस है, दुख दुख का कारण और दुख पर विजय पाने के तरीके बताए थे, लेकिन जीसस ने हमारे दुख अपने आप पर लेकर सैक्रिफाइस कर दिया हमारे। जब सब स्टूडेंट्स जा चुके होते हैं तब इजाबेला, तारा जॉन के पास आते हैं और उन्हें एक बुद्धिस्ट वेजिटेरियन डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन जॉन इनविटेशन टाल देता है क्योंकि उसे घर पे कुछ काम होता है। जॉन कहता है कि बुद्धा मीट खाते थे बस, लेकिन उनको जानवर को मारना पसंद नहीं था। अब ये कह के सब लोग अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि डॉक्टर जिल पार्कर, जो जॉन के डीन होते हैं, वो उसे मिलने आते हैं और वो अपने साथ 75 ईयर ओल्ड स्कॉच विस्की लेके आते हैं। तो वो लोग एक टोस्ट करते हैं, लेकिन वो स्कॉच बहुत ही घटिया थी। इसका मतलब है कि पुरानी चीज हमेशा ही अच्छी हो, ये कंपलसरी नहीं है। डॉक्टर जिल एक फ्रेज का यूज करते हैं, नथिंग लास्ट फॉर एवर, जो जॉन के साथ थोड़ा सा स्टिक हो जाता है। अब जॉन कैरल के लिए डिनर बना रहा होता है। इजाबेला कैरल की कुछ बुक्स देने आती है। इजाबेला कहती है कि क्या मैं आपसे कुछ बुक्स ले सकती हूँ। जॉन कहता है कि जो चाहिए वो ले लो। वो काफी किताबें लेती है, उनमें से एक किताब होती है आर्ट की। आपको याद होगा आर्ट जो एक आर्कियोलॉजिस्ट था पिछली मूवी में, और जो विली को भी लेके आता है क्योंकि उसे लगता है कि जॉन का दिमाग घूम गया है। उसने एक किताब लिखी थी शैडोज ऑफ द केव, जो उसने जॉन को दी थी अपनी साइन करके। वो किताब वो लेके जाती है। नेक्स्ट सीन में कैरल आती है। जॉन अभी भी खाना बना रहा होता है। जॉन कैरल से कंप्लेन कर रहा होता है कि अच्छा ऑर्गेनिक खाना मिलना कितना मुश्किल है, सब जगह पे पॉइजनस केमिकल्स है, मर्क्यूरी है, लेड है। आप यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे कि पिछली मूवी में भी जॉन ने खाने के बारे में जिक्र किया था, और इस मूवी में भी खाने को कितना इम्पोर्टेंट है ये बताया है। मतलब खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन को ठीक तरीके से चलाने के लिए। जॉन अब कैरल से कहता है कि वो हंटिंग पे जाना चाहता है इस वीकेंड के लिए, और कुछ रियल फूड मतलब नेचर से लिया हुआ खाना उसे टेस्ट करना है। लेकिन कैरल अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी करना चाहती थी, तो वो जॉन को कहती है कि तुम अकेले ही चले जाओ। अब यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। इजाबेला आर्ट की बुक पढ़ रही होती है। तब तारा आती है और उसको वो बुक के बारे में पूछती है। इजाबेला उससे डिस्कस करती है कि ये बुक आर्ट ने साइन की है, जहाँ पे उसने अपने फ्रेंड जॉन ओल्डमैन को दी है। इजाबेला कहती है कि देखो क्या कोइंसिडेंस है, जॉन ओल्डमैन की बुक जॉन यंग के पास मिली है। वो नेट पे सर्च करती है आर्थर के लिए। उसको अब आर्ट की लास्ट बुक द लॉन्गेस्ट नाइट माई कॉन्वर्सेशन विथ द मैन फ्रॉम अर्थ दिखती है। आर्ट ने इस बुक को नॉन फिक्शन कैटेगरी में लिखा था। इसमें आर्ट ने जो हमारी पहली मूवी थी द मैन फ्रॉम अर्थ, इसके बारे में लिखा था, जो वो दोपहर जो भी कॉन्वर्सेशंस हुए थे उसके बारे में लिखा था। अब क्या होता है, क्योंकि आर्ट ने कोई भी फैक्ट्स, फिगर्स, साइंटिफिक एविडेंस नहीं दिए होते हैं, तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर देता है और बहुत सारे हेट मैसेजेस, हेट रिव्यूज, नेगेटिव पब्लिसिटी उसको बहुत मिलती है और उसका करियर लिटरली तबाह हो जाता है। लेकिन इजाबेला को इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आता है।
वो ये बुक ऑनलाइन खरीद भी लेती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाते हैं कि जॉन सुबह सुबह फॉरेस्ट में जाने की तैयारी कर रहा होता है। कैरल तो अभी भी नींद में होती है, लेकिन वो जॉन से पूछने आती है कि जाना जरूरी है। जॉन कहता है कि हाँ, वो पहले की तरह नॉर्मल नहीं फील कर रहा है, कुछ चेंज हो चुका है और उसे जानना है कि ये क्या चेंज हो चुका है। उसे अपने नेचर मतलब प्रकृति में जाना पड़ेगा वो देखने के लिए। हम ये सारी चीजें वीडियो के एंड में भी वापस डिस्कस करेंगे। अब फिर जॉन फॉरेस्ट में निकल जाता है। अब सब बच्चे फिलिप के घर आते हैं। इजाबेला और तारा लीको और फिलिप को जॉन की कहानी बताती है। इजाबेला कहती है कि जॉन जीसस ऑफ नाजरत हो सकते हैं। फिलिप, जो एक बहुत ही रिलीजियस लड़का था, वो यकीन नहीं कर पाता। तारा एक कमेंट पास करती है कि ये सब झमेले में हमें क्रिश्चियनिटी बाय एक्सीडेंट मिली। लीको कहता है कि ये साइंस फिक्शन होगा, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं जीसस के बारे में। इजाबेला कहती है कि ये बुक नॉन फिक्शन मतलब रियल लाइफ की स्टोरी बताई है। वो सबको समझाने की भी कोशिश करती है। लीको आखिर में समझ जाता है और वो बोलता है कि अगर मैं शायद इतनी उम्र का होता तो मैं भी छुपता फिरता। यहाँ पे फिलिप को बहुत ही ज्यादा धक्का लगता है, क्योंकि उसके सारे बिलीफ्स जो 10-12 साल से वो फॉलो कर रहा है, वो सब क्वेश्चन होता है। लीको को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो कहता है कि हमें इन सब से क्या। इजाबेला कहती है कि प्रोफेसर यंग और जॉन ओल्डमैन एक ही है, और वो आर्ट ने ली हुई एक पिक्चर जो बुक में भी प्रिंटेड है वो सबको दिखाती है। तब ये सारे बच्चे इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए निकल पड़ते हैं। इनको ये सब गेम की तरह लगता है, लेकिन उनको पता नहीं होता आगे क्या आने वाला है। इजाबेला आर्ट को मेल करती है जॉन ओल्डमैन के बारे में। अब थोड़ा आर्ट के बारे में भी जान लेते हैं। आर्ट बेचारा जब अपनी क्रेडिबिलिटी सारी लूज कर देता है, वो अकेले एक पिग के साथ रह रहा होता है, क्योंकि उसकी पूरा करियर फिनिश हो चुका था। आर्ट को जब इजाबेला का मेल मिलता है, वो उसे काफी रूडली रिप्लाई देता है और उसको वहीं पे छोड़ देता है। अब सीन वहां पे कट होके जॉन के पास आता है। यहाँ पे जॉन जंगल में प्रकृति से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। अपने रीजनरेटिव पावर्स वापस लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उससे हाथ पे एक चोट भी लगती है। अब लीको, तारा और इजाबेल प्रोफेसर जॉन के घर जाते हैं चोरी से। वहां पे वो वैन गॉग की पेंटिंग देखते हैं। ये वैन गॉग की पेंटिंग सेम ही होती है जो हमने फर्स्ट मूवी में भी देखी थी, और वो घर में कोई ना कोई सुराग के लिए ढूंढते रहते हैं। लीको को जॉन के एक पुराने बॉक्स से कुछ किताबें मिलती है जो जॉन ओल्डमैन ने लिखी थी। वो सारे किताबों की फोटोज भी निकालता है। अब कैरल आ जाती है पीछे से, तो ये लोग और कुछ छानबीन नहीं कर पाते और वो पीछे के डोर से निकल जाते हैं। नेक्स्ट इजाबेला अपने दोस्त से वैन गॉग की पेंटिंग्स के बारे में कंफर्मेशन लेती है। उसकी दोस्त कहती है कि शायद ये अनलिस्टेड वैन गॉग की पेंटिंग होगी। लिको बुक्स की पब्लिशर्स से कांटेक्ट करता है और उनको ये पता चलता है कि बुक की पब्लिशिंग की रॉयल्टी भी नहीं ली हुई है बहुत सालों से। मतलब इतना सारा पैसा ओल्ड मैन के पास होता है। अब इजाबेला आर्ट को फोन करती है। वो आर्ट को कन्विंस करती है कि वो सच में बिलीव करती है जो भी आर्ट ने अपने बुक में लिखा था, और उसके प्रोफेसर जॉन यंग और जॉन ओल्डमैन वही है जो वो बुक में। आर्ट इजाबेला की कॉलेज की वेबसाइट पे फैकल्टी पेज देखता है, लेकिन वहाँ पे जॉन यंग की फोटो नहीं होती। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब जॉन को दिखाते हैं, उसके हाथ पे जो चोट लगी हुई थी वो अभी भी ठीक नहीं हुई थी। 2 दिन हो चुके थे। ये चोट पहले जैसे नहीं भर रही थी, तो जॉन वापस परेशान हो जाता है और घर निकल जाता है। अब दिखाते हैं कि आर्ट इजाबेला को कॉल करता है और कहता है कि उसे जॉन का कोई फोटो चाहिए जो बिल्कुल नया हो, जो उन्होंने पहले सेंड नहीं किया हो। अब हमको पता है कि जॉन कभी भी अपनी फोटो ठीक से नहीं खिंचवाता था, तो ये बच्चे अलग अलग तरीके से फोटो खिंचवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। अब रात में लीको और इजाबेला प्रोफेसर यंग के घर चोरी छुपे घुसते हैं और उनकी सोते समय फोटो निकालते हैं, जो वो फोटो आर्ट को भेज सके। आर्ट तुरंत जॉन को पहचान लेता है और वो निकल जाता है जॉन से मिलने के लिए। तारा का जॉन पे क्रश होता है, तो वो जॉन से उसके ऑफिस में मिलने जाती है। वो जॉन को किस करने की कोशिश करती है। जॉन अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से निकल जाता है कि उसे पता है जॉन कौन है, और जॉन चौंक जाता है
कि तारा को कैसे पता। जॉन इमीडिएटली अपने डीन गिल पार्कर के पास जाता है और कहता है कि वो रिजाइन करना चाहता है, बस उसको यहाँ से निकल जाना है। अब तारा इजाबेला के पास आती है और कन्फेस करती है कि उसने जॉन को शायद हिंट्स दे दिए हैं। इजाबेला उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती। इजाबेला प्रोफेसर आर्ट को कॉल करती है और अपनी सिचुएशन बताती। जॉन कैरल को जाने की बात बताता है। उनके बीच थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि जॉन ने हमेशा अपने पार्टनर को सच बताया है। जैसे कि पहली मूवी में सैंडी को भी रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही वो सब कुछ बताता है और कहता है कि कभी ना कभी उसे जाना पड़ेगा। उसी तरह उसने कैरल को भी बताया होता है। थोड़ी बहुत बहस के बाद कैरल समझ जाती है और कहती है कि ठीक है, क्या कर सकते हैं। आर्ट इजाबेला को कॉल करता है और बोलता है कैसे भी उसको जाने से रोको। अब इजाबेला और उसके दोस्त जॉन के पास आते हैं। जॉन यहाँ पे सारे फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, जो भी उसका प्रूफ था उस घर में, सारा कुछ जला रहा होता है और अपना जो भी सामान चाहिए वो ट्रक में भर रहा होता है। इजाबेला जॉन को कन्फ्रंट करती है, कहती है कि हमें पता है कि वो कौन है और वो बुक्स को भी दिखाती है। जॉन कहता है कि काफी साल पहले एक कैबिन में हमने एक गेम खेला था, वो गेम थोड़ा ज्यादा ही हो गया। आर्ट को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से के कारण ये बुक लिख दी, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। अब इजाबेला कहती है कि आप मत डरो, हम आपके साथ हैं, हम आपको द वर्ड ऑफ गॉड मतलब भगवान का शब्द प्रचार करने में मदद करेंगे, हम हर तरीके से आपकी मदद करेंगे। अब ये सब लोग जाने वाले होते हैं, तभी अचानक से लीको जॉन को टीजर की मदद से गिरा देता है। जॉन का सर एक पत्थर पे लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी आर्ट का फोन आता है और वो इजाबेला से कहता है कि क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है वो एक जगह पे स्टक हो गया है। तब लिको, तारा और इजाबेला आर्ट को लेने के लिए जाते हैं और फिलिप वहां पे जॉन के पास रुक जाता है। फिलिप जॉन को उसके बेसमेंट में लेके जाता है और उसको एक कुर्सी से बांध देता है। जॉन अभी भी बेहोश है। जॉन के लगे हुए जख्म को फिलिप साफ करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे जॉन को होश आ जाता है। जॉन फिलिप से पूछता है कि उसने उसे बांध क्यों रखा है। अगर वो उसे छोड़ दे तो फिर वो फिलिप को जिम्मेदार नहीं समझेगा और वो यहाँ से चला जाएगा। जॉन फिलिप से पूछता है कि बाकी सब लोग कहाँ पे हैं। फिलिप कहता है कि बाकी सब आर्ट को लेने के लिए गए हैं। जॉन कहता है कि आर्ट ठीक नहीं है, उसको बहुत गुस्सा है जॉन की तरफ। जॉन फिलिप से पूछता है कि वो कौन सा रिलीजन फॉलो करता है। फिलिप कहता है कि वो क्रिश्चियन है। जॉन पूछता है कि फिलिप जीसस में कैसे बिलीव करता है या फिर क्यों बिलीव करता है। फिलिप कहता है मेरे पिताजी एक शराबी थे, वो मेरी माँ को बहुत मारते थे। कुछ दिन बाद तंग आके हमने मतलब फिलिप ने और उसकी माँ ने वो घर छोड़ दिया। कुछ लोगों ने उनको मदद करी, उन लोगों ने उनको चर्च का रास्ता दिखाया और फिलिप और उसकी माँ को सेव किया। यहाँ पे फिलिप और जॉन के बीच में काफी सारी बातें होती है। पहले तो फिलिप काफी रैशनल बातें करता है, जॉन जो भी बोल रहा है वो समझने की कोशिश करता है। वो जॉन को छोड़ने भी वाला था। वो एक चाकू लेता है पास ही के टूल बॉक्स की डक्ट टेप काटने के लिए। फिलिप बोलता है तुम तो सन ऑफ गॉड मतलब भगवान के पुत्र हो, तो खुद को क्यों नहीं छुड़वा लेते। जॉन कहता है कि नहीं, वो बस एक इंसान का बच्चा है, एक इंसान ही है, कोई मैजिकल पावर्स उसके पास नहीं है। यहाँ पे फिलिप की डार्क साइड बाहर आने शुरू होती। जॉन उसे कहता है कि एनलाइटमेंट यानी ज्ञान पाने के अलग अलग तरीके हैं। फिलिप उसकी बात काट देता है और बोलता है कि बाइबल में तो यही लिखा है कि जीसस ही एकमात्र रास्ता है ज्ञान, सैल्वेशन और मुक्ति पाने का। अब फिलिप गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे जॉन की बातें समझ में नहीं आ रही होती। अब फिलिप जॉन को लूसीफर या फिर शैतान से भी कंपेयर करने की कोशिश करता। जॉन कहता है कि ये सब बुलशिट है। जॉन कहता है फिलिप को अगर मैं बुरा हूँ तो मुझे मार डाले, अगर मैं बुरा हूँ तो अच्छा ही होगा कि मैं मर जाऊंगा, और अगर मैं अच्छा हूँ, अगर मैं जीसस हूँ तो मैं वापस रीइंकार्नेट हो जाऊंगा। वो फिलिप को कहता है कि मुझे राइट साइड पे जैसे क्रूसिफिक्शन में मारा था वैसे ही स्टैब करे, और फिलिप सच में उसे स्टैब कर देता है। फिलिप भी शॉक्ड हो जाता है कि उसने ये काम करा है। फिलिप को लगता है कि जॉन मर गया। जब फिलिप को रियलाइज होता है वो वहां से भाग जाता है डर के मारे। कुछ देर बाद इजाबेला और सब लोग वहां पे आते हैं। वो बेसमेंट तक चले जाते हैं, फिलिप को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलिप ना ही अपना फोन उठा रहा था ना कहीं दिख रहा था। अब वो सब लोग जॉन के बेसमेंट में जाते। वहां पे सब जगह पे खून था और कुर्सी टूटी हुई थी।
लेकिन जॉन का कहीं पता नहीं था। आर्ट कहता है कि उनको 911 पे कॉल करना चाहिए और पुलिस को यहाँ पे बुलाना चाहिए और जो हुआ वो सब कुछ बताना चाहिए। अब सब बच्चे डर जाते हैं, स्पेशली इजाबेला, क्योंकि ये सब उसी के दिमाग की उपज थी। आर्ट तो सही करना चाहता था कि वो पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन इजाबेला कहती है कि सबका करियर खत्म हो जाएगा अगर पुलिस आएगी, क्योंकि वो उन्हें अरेस्ट कर लेगी किसी को किडनैप करने के जुर्म में। सब लोग काफी डर जाते हैं और वो जॉन और फिलिप को ढूंढने की कोशिश कर देते हैं। सीन यहीं पे कट हो जाता है। जॉन अभी एक ओल्ड आदमी की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसमें बाल सफेद हो चुके थे और वो काफी कमजोर भी दिखाई दे रहा था। में हैरी दिखाई देता है। वो कुछ सामान लेके आया था जॉन के लिए। आपको अगर याद हो तो हैरी एक बायोलॉजिस्ट था पिछली मूवी में, जो जॉन की कही हुई बातों पर रैशनली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। हैरी पूछता है कि जख्म कैसे है। जॉन कहता है कि अभी तक ठीक नहीं हुआ है। हैरी कहता है कि अब तो बस 6 हफ्ते ही हुए हैं, शायद और टाइम लगेगा। जॉन कहता है कि इससे भी गहरे जख्म मुझे लगे हुए, जो कि 2 दिन में ठीक हो जाते थे। अब कुछ डिफरेंट हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। जॉन कहता है कि मेरे जैसे आदमी का क्लासिफिकेशन क्या होगा, शायद होलोसीन मैन। हैरी कहता है कि होलोसीन पिछले 1200 साल को कहा गया है, तुम तो उससे भी पुराने हो। हैरी उसे कहता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी कह रही है कि होलोसीन ईरा भी कंप्लीट हो गया है और एक नया ईरा एंथ्रोपोसीन शुरू हो गया है। जब से हमने हमारी पृथ्वी, नेचर, इकोसिस्टम को परमानेंटली चेंज कर दिया है, तब से वो एंथ्रोपोसीन ईरा शुरू हो गया है। जॉन कहते हैं कि शायद यही परमानेंट चेंज नेचर का उसकी हालत का जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि वो हील नहीं कर रहा, सब कुछ उसके आसपास परमानेंटली चेंज हो रहा है, तो शायद उसकी बॉडी भी परमानेंटली चेंज हो रही है और वो बूढ़ा होते जा रहा है और कुछ देर बाद शायद नहीं रहेगा। दिस विल बी एन एंड ऑफ एन ईरा। अब हैरी जॉन को अपने घर पे इनवाइट करता है, क्योंकि हैरी के पिता बीमार होते हैं, तो अगर जॉन उनसे मिले और अच्छी अच्छी बातें करे तो शायद उनको अच्छा लगे। इसीलिए हैरी चाहता था कि जॉन उनके घर पे आए। जॉन कहता है कि जरूर, क्यों ना हो, हम चलते हैं। अब इस मूवी के बारे में मेरा क्या विचार है ये जानते हैं। ये मूवी पहली मूवी से थोड़ी सी अलग है। इस मूवी में बहुत सारी आउटडोर शूटिंग हुई है, अलग अलग सीन्स दिखाए गए हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स और जुड़ गए हैं। इस हिसाब से ये मूवी थोड़ी सी बेटर है। लेकिन जैसे पहली मूवी में इंटेलेक्चुअली आपका माइंड पूरा ओपन कर देती है, इस मूवी में मुझे वो बहुत कम लगी। स्टोरी लाइन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। पहले की मूवी में सीरियसली मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था कि कितनी इंटेलेक्चुअली एडवांस्ड मूवी है, उतनी ही ये मूवी थोड़ी बचकानी सी लगती है। इसीलिए मुझको ये मूवी पसंद नहीं आई। शायद IMDb को भी ये मूवी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, इसीलिए इसका रेटिंग भी 5.9 ही दिया है। हैविंग सेड दैट, ये मूवी वन टाइम वॉच मूवी है। अगर आप चाहते हो तो आप इसको ऑनलाइन टोरेंट पे भी देख सकते हो, क्योंकि इसके डायरेक्टर ने पहले ही ये मूवी टोरेंट पे रिलीज कर दी थी। सिनेमा हॉल में तो ये मूवी गई ही नहीं। और उनकी एक रिक्वेस्ट भी थी, अगर उनको ये मूवी पसंद आती है, दोनों मूवीज पसंद आते हैं, तो वो कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है, आपको किसी यूट्यूब चैनल पे ये पूरी मूवी भी मिल जाएगी, और नहीं तो फिर आप टोरेंट से भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इस डायरेक्टर को भी इस मूवी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक द मूवी। अगर आपको पसंद आई होगा, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मुझको एक थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये चैनल को जितना हो सके उतने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि मैं और वीडियोस लाती रहूं। थैंक यू सो मच, बाय।